नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके डिस्कस करेंगे आपका साइंस का जो पेपर होता है, पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये आपका जो है 2023 का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। किसी वस्तु की शून्य दूरी किंतु अशून्य विस्थापन हो सकता है। कि किसी वस्तु की जो शून्य दूरी होती है किंतु शून्य विस्थापन हो सकता है, बिल्कुल सही, ये आपका सही है। किसी वस्तु की शून्य चाल किंतु अशून्य वेग हो सकता है, वेग गलत हो जाएगा। किसी वस्तु का शून्य वेग किंतु शून्य त्वरण हो सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। किसी वस्तु का शून्य विस्थापन किंतु अशून्य वेग हो सकता है। शून्य विस्थापन, विस्थापन शून्य है और वेग भी अशून्य है, तो ए और डी आपका सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। जल का कोई नमूना सामान्य तापमान 102 डिग्री सेल्सियस और सामान्य दाब पर उबलता है, आप उसके हिमांक के संदर्भ में क्या कह सकते हैं? ठीक है, कि वह 0 डिग्री से नीचे बर्फ बनेगा या फिर जमेगा, या फिर वह बर्फ नहीं बनेगा, या फिर वह 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बर्फ बनेगा जमेगा, या फिर वह 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बर्फ बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए क्रम में सही प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। आपको बताना है, आपको दिए गए ऑप्शन में यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत और पित्त, ये चार आपको इनमें भरने हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं आपको क्या कह रहा है। डैश एक मोटी झिल्ली की थैली है, इसका आकार जे यानी जे शेप का होता है। तो जे शेप का आपका किसका होता है? आमाशय का होता है आपका, यानी स्टोमक जो है था आपका, उसका जो होता है पेट जिसे हम बोलते हैं, आमाशय जिसे हम बोलते हैं, उसका शेप क्या होता है आपका? आपका जे शेप का होता है। तो ओ यहाँ भी आमाशय आज यहाँ पे हो जाएगा, आमाशय आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अगला देखते हैं हम। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, यह डैश से सिरे पर भोजन प्राप्त करता है। यह क्या है? डैश, सेकंड बोल रहा है कि यह डैश के एक सिरे पर भोजन प्राप्त करता है और दूसरे सिरे पर डैश में खुलता है। तो सबसे पहले भोजन क्या होता है आपका? ग्रासिक नली से लेकर फिर आपका क्या है, छोटी आंत तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी ग्रासिक नली, ग्रासिक नली हो जाएगी, फिर आपका हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद है आपका कि एक दूसरे सिरे पर खुलता है। यह डैश स्रावित करता है जो कई जीवाणुओं को मारता है। आपका पेट में जो होता है वह क्या पाया जाता है? आपका HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो कि आपका क्या है, एसिड भी बनाता है। जब आपको गैस हो जाती हो, किसका कारण होता है? आपका HCl का कारण होता है। ठीक है, और यह कहीं क्या है, जीवाणुओं को मार देता है। तो इसका हो जाएगा कि अमाशय एक मोटी झिल्ली की थैली है, इसका आकार चपटा जे शेप जैसा है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह ग्रासिक ग्रंथि से एक सिरे पर भोजन प्राप्त करता है और दूसरे सिरे पर जो आपकी छोटी आंत है वहाँ खुलता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है स्रावित करता है जो कई जीवाणुओं को मारता है। तो आपका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक महिला 20 किलोमीटर की चाल से साइकिल पर अपने घर से 5 किलोमीटर स्थित दूरी पर अपने बैंक तक जाती है, वह 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होती है? टोटल जो उसने डिस्टेंस चला अपॉन टोटल उसकी स्पीड। ठीक है, एवरेज जो आपकी, एवरेज जो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, एवरेज चाल यानी स्पीड हो जाती है, वो होती है उसने टोटल कितना चला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल जो उसका समय होता है, टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या है, टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ इसे।
आपको सबसे पहले T1 निकालना पड़ेगा। T1 जो आपका टाइम होता है, और वह क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गई, और स्पीड कितनी थी उसकी, 20 थी, यानी ये हो जाएगा 1/4 यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका जो है T2, यानी जब वह क्या है घर से, जब आप वो स्कूल से, जब बैंक से जब घर आ रही थी, उस टाइम उसकी चाल 30 थी, लेकिन डिस्टेंस उतना ही था, 5/30 हो जाएगा, यानी 1/6। तो टोटल समय क्या हो जाएगा आपका, टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2, यानी 1/4 प्लस 1/6। ठीक है, तो आप एलसीएम लोगे अगर, तो ये हो जाएगा 24, और ऊपर आ जाएगा 4 6 24, और 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा 10/24। तो आपका टोटल टाइम आ गया 10/24। ठीक है, 10/24 आपका टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम आपका आ गया 10/24। अभी आप इसे काटना मत, बाद में देखेंगे हम। अब क्या कह रहा है कि औसत, जो हमने चाल निकालनी थी, औसत चाल क्या होती है, औसत जो चाल होती है वह होती है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो जो टोटल उसने रास्ता तय किया, वो क्या, 5 + 5 = 10, अपॉन टोटल टाइम जो है वो ये वाला है। इसको यहाँ पे रख दीजिएगा 10/24। तो ये 24 क्या है, ऊपर चले जाएगा, और 10 से 10 कट जाएगा, तो यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है, औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। तो ये आपका गणित का नहीं है, लेकिन आपको साइंस में भी आपका पूछा गया है, आपका 2023 का आपका पेपर है। तो चलिए अब चलते हैं आपका 5वें प्रश्न पे। विभिन्न कृषि प्रक्रमों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि फसल कटाई से पूर्व निष्पावन यानी विनोइंग किया जाता है, जुताई से पूर्व बुआई की जाती है, या फिर थ्रेशिंग के बाद जुताई की जाती है, या फिर फसल कटाई के बाद थ्रेशिंग की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो फसल काटने के आप विषय में हो जाएगा कि फसल कटाई के बाद आपकी थ्रेशिंग होती है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा, चौथा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, ये आपका सही कह रहा है, ये आपका सही है। सामान्यतः धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल सही। धातु जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तीसरा कह रहा है कि धात्विक जो होता है आपका ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, नहीं, अम्लीय नहीं होते हैं। कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातुओं हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं आपके। तो आपको पूछा गया था यहाँ पे सही नहीं है, यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना था। तो हमारा गलत कौन सा आ गया, तीसरा आपका जो कह रहा है, तीसरा है आपके, तीसरा है जो कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है, दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। मेंढकों में डैश प्रक्रिया डैश हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके उत्पादन के लिए जल में डैश की उपस्थिति होनी चाहिए। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है, निषेचन तो नहीं होगा यहाँ पे, कार्य त्वरण हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। कि मेंढकों में जो होती है कार्यान्तरण प्रक्रिया होती है, और जिसमें उनका क्या हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, और जिसके उत्पादन के लिए जल में वह क्या है, आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो इसका तीसरा, यहाँ तीसरा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से पदार्थों का कौन सा एक समुच्चयन क्षारकीय प्रकृति का है। ठीक है, क्षार प्रकृति का जो आपका जो ऑप्शन है उसे देखना हमें, टूथपेस्ट, शैम्पू, बेकिंग सोडा, या फिर सिरका। तो ये तो नहीं है आपका, ठीक है, सिरका, क्योंकि क्या हो जाता है आपका, एसिड हो जाता है। खिड़की साफ करने के मार्जक, दही, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर नींबू का रस। नींबू का रस क्या हो जाएगा आपका, एसिड हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केमिकल लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट खिड़की साफ करने के
मार्जर। तो ये आपका सही है। केमिकल लोशन आपका क्षार होता है, शैम्पू भी क्षार होता है, टूथपेस्ट खिड़की साफ करने का जो आपका वो होता है वो भी आपका क्या हो जाता है, क्षार होता है। ठीक है, यहाँ पे नींबू का रस आ गया, ये भी आपका गलत हो जाता है, अल्कोहल। ठीक है, तो आपका तीसरा ही आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम लोशन, कैलेमाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की साफ करने का मार्जर। ये आपके क्या है, क्षार होते हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पिघलने पर सभी ठोसों में के आयतन में वृद्धि हो जाती है। यानी जब आपका जो सपोज आपने एक बर्फ लिया अगर पिघल गया तो उसके आयतन में क्या है, वृद्धि हो जाएगी। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, वृद्धि नहीं होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। पिघलने पर ठोस के परमाणु का आकार बढ़ जाता है, नहीं, ये भी आपका गलत है। तो अभी कथन भी आपका गलत हो गया और उसका कारण भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब अगला देखते हैं हम। स्तंभ एक में दिए गए मिश्रण और स्तंभ दो में दिए जाए उस क्रम प्रकरण को सम्मिलित कीजिए जिसका उपयोग मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। यानी आपको बताना है कि इनको कैसे हम अलग करेंगे, किन किन प्रोसेस से हम इनको अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले आपका नेपथलीन का पाउडर और लवण, उसको आप कैसे करोगे, तो उसको आप अलग करोगे ऊर्ध्वाधर से आपका। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आ जाएगा शर्करा और जल। शर्करा और जल को जो है आप क्रिस्टलीकरण से अलग करोगे, क्रिस्टलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं उससे अलग करोगे। वनस्पतिक तेल और जल को आप किससे अलग करोगे, ये हो जाएगा आपका पृथक्करण कीप के द्वारा, जो फनल की होती है आपकी, इससे आप इसको अलग करोगे। लवण और जल जो होता है उसको आप जो है वाष्पन से अलग करोगे। ठीक है, तो ये आपके इसके मैजिक हो गई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। विभिन्न तरलों में दी गई वस्तुओं के भार के विषय में निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए कि वायु में वस्तुओं का भार 150 न्यूटन होता है, द्रव्य ए में वस्तुओं का भार जो होता है वो 100 न्यूटन होता है, और द्रव्य बी में वस्तुओं का भार जो होता है 95 न्यूटन होता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त जानकारी पर आधारित निम्नलिखित में से सही कथनों का पहचान कीजिए। आपको इनमें से बताना है कि सही कथन कौन सा हो जाएगा। ये आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी में से आपको बताना है कौन सा सब आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि द्रव्य बी का घनत्व द्रव्य ए की घनत्व से ज़्यादा है। ठीक है, कि द्रव्य बी का जो घनत्व होता है वह द्रव्य बी के घनत्व से ज़्यादा है। तो द्रव्य जो ए जो है उसका 100 न्यूटन जो आपका मास है उसका 100 न्यूटन है, और द्रव्य बी जो है उसका जो है 95 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनत्व जो होता है भार का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ठीक है, जिसका भार ज़्यादा होगा उसका घनत्व का उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का जो भार कम है तो उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही। पहला कथन आपका सही है। दूसरा क्या है कि द्रव्य बी में वस्तुओं पर कार्य करना उत्प्लावन बल जो होता है, द्रव्य ए में वस्तुओं को कार्य करना उत्प्लावन बल, यानी द्रव्य बी का जो बल होता है वह ज़्यादा होता है, और द्रव्य बी का जो है ए का बल जो होता है, बिल्कुल ये भी आपका सही कह रहा है। ठीक है, फिर अगला क्या है कि जो वस्तुओं द्रव्य ए में तैरती हैं वह द्रव्य बी में भी अवश्य तैरेगी। जो ए में तैरेगी वह क्या है, बी में भी तैरेगी, क्योंकि ए का क्या है, वजन ज़्यादा है। तो अगर कोई वस्तु ए में तैर रही है तो बी में भी तैरेगी, बिल्कुल सही। तो दो मतलब आपके तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, ए बी सी आपके तीनों ऑप्शन इसमें सही हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। आपको बताना है सही कथन कौन सा हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब गलत हो जाएगा। एक अवतल दर्पण सर्वदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जो आपका अवतल दर्पण होता है वह क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल गलत, ये भी गलत हो जाएगा। एक अवतल लेंस सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये आपकी लेंस की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये लेंस जो है वास्तविक नहीं, रियल नहीं बनाता है। एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, बिल्कुल सही, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि वह वास्तविक के साथ क्या है, आपका जो लेंस होता है उत्तल लेंस की बात चल रही है, वह क्या है,
वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए कि शकरा का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है जो आपकी शुगर का घोल होता है, यानी अब चीनी का जो घोल होता है, पानी में चीनी का घोल होता है, वह आपका जो है विद्युत इलेक्ट्रिक करंट का जो है सुचालक होता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। आपका नमक जो होता है, नमक, अगर नमक का घोल बनाए तो वह क्या हो जाता है आपका, जो विद्युत का सुचालक होता है, शक्कर का नहीं होता है। शक्कर जल में आयतनों में वियोजित नहीं होता है। जो शक्कर में आयनों में, शक्कर जो होता है, शक्कर जल में आयनों में वियोजित नहीं होता है। तो ये भी आपका गलत है। तो यानी आपके दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब आपका सीटेट जो है वो बहुत अच्छे प्रश्न बना रहा है आपकी सेकंड पेपर में, ठीक है। और साइंस में तो आपका टफ पेपर बना रहा है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना। जो आपकी चुंबकीय रेखा बल होती है, सबके नॉर्थ साउथ से जो रेखा, जो आपकी चुंबकीय रेखाएं निकालती है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी एक दूसरे पे क्या है, टकराती नहीं है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे पूछा गया है आपका चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी एक दूसरे को टकराती नहीं है। तो ये आपका सही कह रहा है। सपोज मैंने आपको यहाँ पे चुंबक बना दिया नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो अगर ये साउथ से निकलेगा तो ऐसे नॉर्थ तक जाती हैं, ठीक है। और अगर नॉर्थ से निकलेगा तो ऐसे जाती है, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। ये यहाँ से निकलेगी और यहाँ से जाएगी, यहाँ से निकलेगी यहाँ तक जाएगी, ये ऐसी है, यहाँ से निकली और यहाँ तक जाएगी, और अगर यहाँ से निकली तो यहाँ तक जाएगी। बीच में एक दूसरे को क्या है, काटती नहीं है, ऐसे नहीं काटती हैं आपकी। तो ये आपका जो है, ये आपका सही कह रहा है। अगला क्या है कि प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वक्र होती है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया, इससे पहले बताया मैंने आपको कि बंद होती है और वक्र होते, बिल्कुल सही। चुंबक के बाहर क्षेत्रीय रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर होती है बाहर। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत लग रहा है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जो हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा ये, ठीक है। यानी उत्तर से आपका दक्षिण की ओर जाएगा, ना कि दक्षिण से उत्तर की ओर आएगा। तो यही आपका जो है गलत है आपका। सॉरी, यहाँ पे जो है, ये आपका कौन सा प्रश्न था यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका 15 प्रश्न है यहाँ पे। तो ये क्या है कि चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखा की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर नहीं, ये आपका गलत है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है आपकी। तो हमें क्या है, गलत ही पूछा गया। तो ऑप्शन तीसरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। विद्यालय में एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत की। निम्नलिखित में से किसके सेवन से वृद्धि बच्चों के सहायक होगी, यानी किसके सेवन में वृद्धि बच्चे में सहायक होगी। तो चावल, आंवला, दूध या फिर गुड़। तो किसके सेवन से इसमें वृद्धि होगी, खून ज़्यादा आएगा। तो ये क्या है, आंवला क्या है, एसिड हो जाएगा आपका। तो इससे क्या है, बच्चे की क्या है, सेंसिटिव हो जाएगा ना बच्चे का दांत। तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध का सही वर्णन करता है, ठीक है। तो जीवित जीवों की प्रजाति मृत और सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करती हैं और जीवित रहती हैं। दूसरा कह रहा है कि जीवों की एक प्रजाति दूसरे प्रजाति की कीमत पर लाभ पाती है। तीसरा कह रहा है कि जीवों की दो प्रजाति एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं। बिल्कुल सही, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होती है आपकी। जैसे आपका कवक और शैवाल जो होता है, वह दूसरा एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड होता है। एक दूसरे पे क्या है, भोजन लेता है, और एक उसको न्यूट्रिशन देता है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपका सही हो जाएगा कि जीवों के दो प्रजाति एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं होता है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड,
सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं होता है? आपसे पूछा गया था, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH जो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये आपका खाद्य परिरक्षक के रूप में काम नहीं आता है। तो जो चारों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? अमीबा, फफूंदी, युग्लिना या फिर पैरामीशियम जो होता है आपका। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? फफूंदी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है कि कहीं सीटी की ध्वनि किसी ढोल की ताल से अधिक तीक्ष्ण होती है। कि सीटी और ढोल की तुलना कर रहा है, तो सीटी की जो होगी वो आवाज़ तीक्ष्ण होगी? नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सीटी द्वारा उत्पन्न ध्वनि कंपन का आयाम ढोलक द्वारा उत्पन्न कंपनों से उच्च है। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ढोल से ज़्यादा होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है अभिकथन भी गलत है और उसका कारण भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम। अब यहाँ से आपकी साइंस पेडागोजी शुरू हो गई कि विज्ञान की प्रकृति के विषय में हमारी समकालीन समझ से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहमति नहीं रखता है? आपसे पूछा गया है कि विज्ञान स्थायी है किंतु परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही। विज्ञान जो है बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही। वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न करने में परीक्षण एवं प्रायोगिक प्रमाण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, जो आप अगर विज्ञान में क्या है, प्रमाण आपका मांगता है। अगर आपने कुछ चीज़ प्रूव कर दी, कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसको प्रमाण मांगेगा। तो ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि वैज्ञानिक विचार सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अप्रभावित है। बिल्कुल सही। ये आपका गलत है। अप्रभावित है, अप्रभावित नहीं, प्रभावित होना चाहिए था। तो यही आपका क्या है, गलत हो जाएगा। विज्ञान का कार्य करने का कोई एकल मार्ग नहीं होता है। बिल्कुल सही। तो हमें क्या है, गलत ढूंढना। तो गलत क्या है यहाँ पे कि वैज्ञानिक विचार सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अप्रभावित है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ हम। एक खुली पुस्तक परीक्षण के लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का परामर्श देंगे? एक खुली पुस्तक परीक्षा के लिए आप जो है कैसे प्रश्न देंगे कि महत्वपूर्ण नियमों एवं सिद्धांतों के कथन, सार्थक परिघटनाओं की परिभाषाएं, या फिर अपरिचित स्थितियों के मानक सूत्रों का अनुप्रयोग करना, या फिर सार्थक संबंधों का व्युत्पन्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि अपरिचित स्थितियों के मानक सूत्रों का अनुप्रयोग करना। तो मानक जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। और हमें क्या है, ये नहीं, यहाँ पे पूछा गया है आपको कि किस प्रकार के प्रश्नों का परामर्श देंगे आप। क्योंकि यहाँ पे क्या है, खुली पुस्तक, यानी आपने खुली पुस्तक कि बच्चों को आपने बोल दिया कि पुस्तक क्या है, आप खोले रखो और कुछ भी आप उनको कैसा प्रश्न दोगे। तो ये हो जाएगा आपका मानक सूत्रों का अनुप्रयोग करना। तो ऑप्शन थर्ड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका कि निम्नलिखित कथनों में अवलोकन को पहचानिए। ठीक है, अवलोकन को पहचाना आपको कि सभी स्पीशीज वह संख्या जो जीवित रहकर वयस्क बन जाती है उससे कहीं बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे ये कथन तो आपका सही है। अगला पूछ रहा है कि किसी स्पीशीज का जितना पर्यावरण संभाल सके उससे अधिक जीवों का उत्पन्न होगा, उनमें अस्तित्व की लड़ाई उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही। अगला कह रहा है कि किसी स्पीशीज के जीवों में अस्तित्व का संघर्ष आंशिक रूप से उनकी आनुवंशिक संघटनाओं पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही, आनुवंशिकता पर निर्भर करेगा। जीवों के बचे रहने और जनन करने की असमान योग्यता समष्टि के अनुसार अनुकूलन गुणधर्मों की ओर एक क्रमिक परिवर्तन करती है। कि जीवों के बचे रहने की, जनन करने की असमान योग्यता। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अवलोकन को पहचानना है आपको, यानी जहाँ पे क्या है, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ठीक है, स्टेटमेंट तो आपके चारों चार सही हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि अवलोकन किस में कर रहे हो आप। तो अवलोकन कहाँ पे कर रहे हो आप? चौथे में कर रहे हो, आपके जीवों के बचे रहने और जनन करने की असमान योग्यता है। ठीक है, क्या परिवर्तन होता है ये आप देख रहे हो। तो यानी इसमें क्या आप अवलोकन कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। विज्ञान पाठ्य चर्चा में पर्यावरणीय वैधता के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तम प्रकार से समझा रहा है? ठीक है, वैज्ञानिक संप्रदायों को शिक्षार्थियों के स्थानिक और सार्वत्रिक पर्यावरण से जोड़ना आवश्यक है। बिल्कुल सही।
स्थानिक और जो उनके पर्यावरण से जोड़ना आवश्यक है, बिल्कुल सही। केवल, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। फिर आ जाएगा विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का आकलन पर्यावरण शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर है कि विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण शिक्षण पर समर्पित पाठ होना चाहिए, नहीं। आपका विज्ञान अलग है और पर्यावरण अध्ययन अलग है। तो आपका पहला आपका सही होना चाहिए कि उनके क्या होना चाहिए, स्थानिक और जो उनके पर्यावरण से जोड़ना चाहिए, ठीक है, पुस्तक से नहीं, पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को उनके अपने घरों का जल ऑडिट करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों में प्रतिदिन जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कहा। तत्पश्चात उसने उन्हें उनके परिणामों को सर्वाधिक उपयुक्त चित्रित रूप से चित्रण करने के लिए कहा। इस कार्य द्वारा किन प्रक्रियाओं कौशलों का आकलन किया जा रहा है, ठीक है, कि जल के बारे में उन्होंने कुछ बनाया, तो इसके शिक्षक क्या करना चाहता है, अनुमान लगाना चाहता है, संप्रेषण करना चाहता है, परिकल्पना करना चाहता है, या फिर प्रश्न पूछना चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि शिक्षक जो है संप्रेषण करा रहा है। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पौधों की वृद्धि पर प्रकाश के रंग के प्रभाव की जांच करवाना चाहती है। उसे अपने विद्यार्थियों का विभिन्न स्थितियों में जांच के कारक को परिवर्तित करते हुए और अन्य कारकों को स्थिर रहते हुए एक प्रयोग व्यवस्था करने के लिए मार्गदर्शन किया। इस उद्देश्य के लिए व्यवस्था किए गए उनके प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा गया है कि पौधे की वृद्धि एक निर्भर चर होगी, प्रकाश का रंग एक निर्भर प्रवृत्ति होगी, पौधे का प्रकार एक निर्भर प्रवृत्ति होगी, या फिर प्रकाश का रंग एक नियंत्रित प्रवृत्ति होगी। तो इसका सही आंसर होगा कि प्रकाश का जो रंग है वह क्या हो जाएगा, आपका जो है नियंत्रित प्रवृत्ति होगी। तो इसका ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के संप्रदायों को प्रस्तावित करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक सर्वाधिक उपयुक्त योजना है। आपको उनको भौतिक और रसायन ज्ञान पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे उनको कि एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बीच विभेदन अंतर व्यक्त कीजिए। आप उनको बोलोगे कि क्या है, आपको एक भौतिक और रसायन के बीच में परिवर्तन दिखाना है आपको। शिक्षा आप अपने विद्यार्थी को बोलोगे। फिर दूसरा कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के दैनिक अवलोकन और परिवर्तन के अनुभवों पर चर्चा आरंभ करेंगे, यानी दैनिक जीवन में उनके जो अवलोकन होते हैं उसके हिसाब से और परिवर्तन जो उन्होंने देखा उस पर चर्चा करेंगे। रासायनिक प्रतिक्रियाओं की अवधारणा का परिचय देंगे, या फिर उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों का अर्थ समझाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा कि दैनिक अवलोकन और परिवर्तन के अनुभवों पर चर्चा आरंभ करेंगे। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 28वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थियों की वैचारिक समझ को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता केवल पुनः स्मरण के संकेत से परे है, केवल पुनः स्मरण के संकेत से परे है। ओम का नियम व्यक्त कीजिए, आपको ओम का नियम जो होता है वो व्यक्त कीजिए। धारा के मात्रा का पुनः स्मरण कीजिए। वोल्टेज में परिवर्तन करने से धारा में हुए परिवर्तन का अनुमान लगाइए, या फिर परिपथ के विभिन्न अवयवों के संकेतक पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है जो पुनः स्मरण के संकेत से परे होगा। तो आप क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि इसका आपने एक प्रश्न दिया जो करंट से रिलेटेड है, विद्युत से रिलेटेड है, कि वोल्टेज में परिवर्तन करने की धारा हेतु परिवर्तन का अनुमान लगाइए। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या अनुमान लगा रहा है, ठीक है, तो ये पुनः स्मरण पर आधारित नहीं है, ये उसको आपने नया क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय क्रम मूर्त से अमूर्त की ओर के नियम का उल्लंघन करता है। उल्लंघन यानी मूर्त से अमूर्त नहीं जाता है, मूर्त से अमूर्त नहीं जाता है, मूर्त यानी उदाहरण से। ठीक है, परमाणु की संरचना प्रभावित करने से पूर्व विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परीक्षण दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है कि पूर्व यानी पहले आप क्या है बच्चों को उदाहरण दे रहे हो और फिर क्या है नियम की ओर जा रहे हो, तो ये तो कर रहा है आपका। ठीक है,
रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रस्तावित करने के पूर्व रासायनिक परिवर्तनों का अवलोकन कराना, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। विभिन्न पोषकों के अध्यापन से पूर्व विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थों पर चर्चा करना, बिल्कुल सही। भोजन का चैप्टर पढ़ाने से पहले आपने सबसे पहले बच्चों को क्या है, भोजन के पदार्थों पर चर्चा कराई थी, ये भी आपका सही है। ये कह रहा है कि विद्युत प्रस्तावित करने से पूर्व विद्युत आवेश का संप्रत्यय प्रस्तुत किया। संप्रत्यय यानी आपने उसको क्या है, एक फॉर्मूला प्रस्तुत कर दिया पहले से, यानी अब पहले नियम चले गए और फिर आप उदाहरण की ओर गए, तो यही क्या है आपका गलत हो जाएगा। और हमें क्या पूछा है कि जो मूर्त से अमूर्त की नियम को उल्लंघन कर रहा है, तो उल्लंघन यही कर रहा है। इसमें आप सबसे पहले क्या है, आपका अमूर्त से मूर्त की ओर जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राय वैज्ञानिक साक्षरता का एक घटक नहीं माना जाता है, यानी आपको गलत ढूंढना है। सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर सूचित विकल्प देना, वैज्ञानिक रुचि के विषय पर मीडिया रिपोर्ट का बोध कराना, कारक प्रभाव संबंधों को पहचानने की योग्यता रखना, या फिर शिक्षा के एक उन्नत स्तर पर विज्ञान को एक विषय के रूप में आगे बढ़ाने की क्षमता। आपसे पूछा कौन सा कथन प्राय वैज्ञानिक साक्षरता का एक घटक नहीं माना जाएगा, तो शिक्षा के उन्नत स्तर पर विज्ञान को एक विषय के रूप में आगे बढ़ाने की क्षमता, यही आपका जो है क्या है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करें आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके साइंस इसमें कंटेंट भी था और पेडागोजी भी थी। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।